Hello everyone and welcome back to my channel. So I am back with your lecture number 5 for business law, and today we are going to discuss about two special contracts which are the contract of indemnity and your contract of guarantee. So before starting this video I would like to request all आप जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. Alright, so let's start with the contract of indemnity. As you can see on the slide, section 124 of your Indian Contract Act 1872 defines a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other party from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Basically, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता किस लिए? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस्ट. इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लॉस. ऑल राइट, सो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट एनी लॉसेस और डैमेजेस. ऑल राइट, सो यहाँ पर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज़ टू पार्टीज. फर्स्ट वन इज द इंडेमनीफायर. Indemnifier is basically the promiser. A person who promises to bear the losses is known as indemnifier. And secondly, we have indemnified. A person whose loss is covered or who is compensated is known as indemnified. Indemnified का दूसरा नाम होता है indemnity holder. All right. Now, your contract of insurance is a very good example for your contract of indemnity. But except life insurance, जो आपके बाकी सब इंश्योरेंस होते हैं except life insurance, they are a very good example of contract of indemnity. Because वहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रोटेक्शन ही तो दे रही है अगेंस्ट लॉसेस, ठीक है, अगेंस्ट डैमेजेस. फॉर एग्जाम्पल योर फायर इंश्योरेंस, तो यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डैमेजेस दैट आर गोइंग टू हैपन. सो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन ही हो रही है. तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कौन है? इंडेमनीफायर है, एंड द कस्टमर इज इंडेमनिटी होल्डर. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वी हैव राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, बेसिकली राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड, जिस पार्टी को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं. एज पर सेक्शन 125 द फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू द इंडेमनीफाइड अगेंस्ट द इंडेमनीफायर. ऑल राइट, सो फर्स्ट राइट वी हैव द राइट टू कवर द डैमेजेस. An indemnity holder is entitled to recover all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the contract of indemnity applies. Basically, जो आपका indemnity holder है, जिसको आप indemnified बोलते हो, the one who is getting the protection, इन केस अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है उस मैटर पे जहाँ पर आपको इंडेमनीफायर ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, उस मैटर से रिलेटेड कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें आप कोई डैमेजेस फेस करते हो, तो इंडेमनीफायर का राइट है कि वो इंडेमनीफाइड का राइट है कि वो रिकवर कर सकता है वो डैमेजेस. किससे? इंडेमनीफायर से, जो प्रोटेक्शन प्रॉमिस कर रहा है. All right. Now, second right we have the right to recover the cost of litigation. Now, the indemnity holder has the right to recover the cost of litigation. The cost of litigation meaning the cost which he has incurred in defending the suit. जो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें जो भी उसे डिफेंड करने में जो भी कॉस्ट आई है, तो वो सब रिकवर कर सकता है वो किससे? इंडेमनीफायर से. ऑल राइट, सो द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट्स, प्रोवाइडेड ही एक्टेड एज अ प्रूडेंट मैन. प्रूडेंट मीन्स प्रैक्टिकल, सेंसिबल, कि उसने सेंसिबली बिहेव किया है, जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो भी चीज़ें वो कर सकता था उस केस में उसने वो चीज़ें की हैं. ठीक है, ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि उसने एक सेंसिबल मैन की तरह ट्रीट किया उस केस को. नाउ द थर्ड राइट वी हैव द राइट टू रिकवर द सम्स पेड अंडर द कॉम्प्रोमाइज. नाउ योर इंडेमनिटी होल्डर is also entitled to recover all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit. तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अब उसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है इंडेमनीफाइड ने, ठीक है, जो सामने वाली पार्टी है उसके साथ, तो वहाँ पर भी जो उसे सम पे करना पड़ा है अंडर सच कॉम्प्रोमाइज़, वो भी वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से. बट प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, उसने एक सेंसिबल मैन की तरह रिएक्ट किया है, प्लस जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो किसके कंसेंट के साथ हुआ है? इंडेमनीफायर के कंसेंट के साथ हुआ है, उसकी नॉलेज में है दैट यू आर मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द अदर पार्टी. All right, so these were the rights of your indemnity holder, or you can say the indemnified. Now, let us move to the next type of contract. Now we are going to discuss the contract of guarantee.
So, your section 126 of the Indian Contract Act defines the contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability of the third person in the case of his default. Basically, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक प्रॉमिस को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर लाइबिलिटी पूरी करनी है किसकी, थर्ड पर्सन की, उसके बिहाफ पर. ऑल राइट. सो इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपकी 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं. उसमें 3 पार्टीज कौन सी होती हैं? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड योर क्रेडिटर. एक डेटर है, एक क्रेडिटर है और एक श्योरिटी है. श्योरिटी इज द पर्सन हु गिव्स अश्योरेंस to the creditor that if the principal debtor commits default, he will discharge his liability. बेसिकली श्योरिटी यहाँ पर गारंटी देता है क्रेडिटर को दैट अगर डेटर आपकी पेमेंट नहीं देता है तो मैं दूंगा. ऑल राइट. तो श्योरिटी एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर. नाउ द प्रिंसिपल डेटर, डेटर इज द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द अश्योरेंस इज गिवन. जिसके बिहाफ पर श्योरिटी गारंटी दे रहा है, ठीक है, वो है हमारा प्रिंसिपल डेटर. नाउ द क्रेडिटर, जिसको अश्योरेंस या गारंटी दी जा रही है, दैट इज द क्रेडिटर. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. Here, A takes loan from a bank with a promise to repay, and at the request of A, Z gives the guarantee or surety to the bank to repay the amount in case of A's default. So basically A यहाँ पर लोन ले रहा है बैंक से with a promise to repay कि वो repay करेगा अमाउंट, और जो A की रिक्वेस्ट पर Z यहाँ पर गारंटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है कि अगर A नहीं दे पाता आपका अमाउंट, बैंक को दे रहा है वो श्योरिटी, तो मैं पे करूँगा वो अमाउंट. तो यहाँ पर वो श्योरिटी का रोल प्ले कर रहा है कौन? Z. और डेटर कौन होगा यहाँ पर? A जो लोन ले रहा है. क्रेडिटर कौन होगा? बैंक. Alright, so that is your contract of guarantee. Now let us move forward to the next topic. We have rights of surety. श्योरिटी कौन सी पार्टी है? जो गारंटी दे रही है. सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अलाउज द फॉलोइंग राइट्स टू अ श्योरिटी. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो 3 टाइप के राइट देता है श्योरिटी को. किस किस के अगेंस्ट? फर्स्टली द राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, कुछ राइट्स हैं श्योरिटी के जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसके पास हैं. सेकेंडली राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, जो वो क्रेडिटर के अगेंस्ट होल्ड करता है राइट्स. थर्डली राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज़. ऐसा भी हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो श्योरिटी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपस में उनके क्या क्या राइट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली लेट अस सी द राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. सो द फर्स्ट राइट वी हैव इज द राइट ऑफ सब्रोगेशन, which says that when the debtor has committed the default and the surety pays the guaranteed debt, he is invested with all the rights which the creditor had against the debtor. Basically, the surety steps into the shoes of creditor. बेसिकली यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की जा रही है, जब जो डेटर है आपका वो कमिट कर देता है डिफ़ॉल्ट, बेसिकली पेमेंट नहीं करता है क्रेडिटर को, तो श्योरिटी पिक्चर में आता है. ऑल राइट, देन द श्योरिटी पेज द गारंटेड डेट. उसने डेट पे कर दिया एज ही हैज़ अश्योर्ड. अब उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो पहले किसके थे? क्रेडिटर के. किसके अगेंस्ट? डेटर के अगेंस्ट. ऑब्वियसली अब जो श्योरिटी है, क्योंकि उसने पेमेंट की है किसके बिहाफ पे? डेटर के बिहाफ पे, तो वो क्या बन गया? अब क्रेडिटर. वो क्रेडिटर के शूज़ में स्टेप इन कर गया है ना. ठीक है, तो वो क्रेडिटर किसके लिए बन गया? डेटर के लिए. ऑब्वियसली उसके लिए उसने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, तो अब वो क्रेडिटर बन गया है डेटर के लिए. ऑल राइट. सो ये यहाँ पर राइट ऑफ सब्रोगेशन का मीनिंग ये है कि दैट द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ क्रेडिटर. अब उसके पास सारे वो राइट्स आ गए जो एक क्रेडिटर के थे. ऑल राइट. नाउ द सेकेंड राइट वी हैव इज द राइट ऑफ इंडेमनिटी. सो इट सेज that in every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever payment has been rightfully made. ये जो वर्ड है यहाँ पर rightfully made, इस पे आपको फोकस करना है. तो बेसिकली यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है. किसकी तरफ से प्रॉमिस है? प्रिंसिपल डेटर की तरफ से. किस चीज़ का? टू इंडेमनीफाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का. किसको? श्योरिटी को. क्यों? क्योंकि श्योरिटी ने पेमेंट करी है आपका डेटर के बिहाफ पे, तो डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी के पास एक राइट है कि वो रिकवर कर सकता है जो भी श्योरिटी ने डेटर के बिहाफ पर पेमेंट की है. बट यहाँ पर जो पेमेंट है अगर वो राइटफुली हुई है, बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ना की हो श्योरिटी ने अपनी साइड से, गलती से उसने कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर ज़्यादा पेमेंट कर दी है, तो वो नहीं उतना पेमेंट रिकवर कर सकता है डेटर से. वो सिर्फ उतना रिकवर कर सकता है जितना राइटफुली उसको पे करना था डेटर को. अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है तो वो रिकवरेबल नहीं है. ऑल राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड,
we have our next topic, right against the creditor. So these are the rights which the surety have against the creditor. Surety के rights हैं जो वो creditor के against exercise कर सकता है. तो first right we have the right to request the creditor to proceed against the debtor. It says that when the guaranteed debt becomes due for payment, the surety may request the creditor to proceed against the debtor to recover the due amount. But he will still be under the obligation to indemnify the creditor for any expense or loss caused by such suit. सो बेसिकली इट मीन्स कि जब हमारी जो पेमेंट है वो ड्यू हो जाती है जिसके लिए श्योरिटी ने श्योरिटी दी है, तो तब वो क्रेडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता है दैट यू मे प्लीज़ प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर. यू कैन फाइल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डेटर टू रिकवर द अमाउंट, बट ही कैन ओनली रिक्वेस्ट द क्रेडिटर. वो उसे फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता पेमेंट लेने के लिए डेटर से. ही कैन जस्ट रिक्वेस्ट. इन केस हमारा क्रेडिटर अग्री कर जाता है इस चीज़ से कि दैट ही विल फाइल सूट अगेंस्ट द डेटर. अब उसमें भी अगर कोई एक्सपेंस होता है क्रेडिटर को या फिर कोई लॉस फेस करना पड़ता है तो हमारा श्योरिटी लाइबल होगा उस चीज़ के लिए टू रिकवर दैट अमाउंट टू द क्रेडिटर. ऑलराइट, सो ही कैन ओनली रिक्वेस्ट द क्रेडिटर, ही कैंट कंपेल द क्रेडिटर. नाउ द सेकेंड राइट वी हैव इज़ द राइट ऑफ सेट ऑफ. तो जो हमारी टर्म होती है सेट ऑफ, इसका बेसिक मीनिंग होता है एडजस्टमेंट और यू कैन से बैलेंस आउट करना चीज़ों को, काउंटर क्लेम की तरह से आप इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पर मीनिंग क्या है सेट ऑफ का कि अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो डेटर को क्रेडिटर से लेना था तो श्योरिटी उसे सेट ऑफ कर सकता है, बैलेंस आउट कर सकता है कि दैट इफ़ आई एम लाइबल टू पे यू 10 लाख एंड यू आर ऑलरेडी लाइबल टू पे 5 लाख टू द डेटर, तो आप यहाँ पर सिर्फ 5 लाख पे करने के लिए लाइबल हो. ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें. सो व्हेन द श्योरिटी इज कॉल्ड अपॉन बाय द क्रेडिटर टू पे द अमाउंट, ही हैज़ द राइट to ask the creditor to set off or adjust any claim which debtor had against the creditor. अगर डेटर के पास भी कुछ अमाउंट था जो उसको लेना था क्रेडिटर से, तो वो उसको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अमाउंट में जब वो पे कर रहा है फाइनल अमाउंट. ऑल राइट, सो ये किसका राइट है, श्योरिटी का अगेंस्ट द क्रेडिटर. नाउ द लास्ट राइट, द राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज. So it means that a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor had against the principal debtor at the time of formation of contract. जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पर क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटीज़ हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, उसका बेनिफिट कौन उठा सकता है, श्योरिटी. ऑल राइट, एग्जाम्पल देखो आप, सी लेंड्स 20,000 टू बी ऑन द गारंटी ऑफ ए. सी ने लेंड करें 20,000 बी को ऑन द गारंटी ऑफ ए. सी ऑल्सो हैज़ अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर 2,000 बाय अ मोर्टगेज ऑफ बीज फर्नीचर. अब सी के पास बी का फर्नीचर भी पड़ा है गिरवी पे, जो कितने वैल्यू का है, 2,000 का. नाउ सी कैंसल्स द मोर्टगेज. ठीक है, फॉर्मेशन के टाइम पर उसने दोनों चीज़ें थी उसके पास, 20,000 उसने लेंड कर दिए, बट उसने फर्नीचर रख लिया था उसका फॉर अ फर्दर सिक्योरिटी 2,000 के लिए. नाउ अब उसने कैंसिल कर दिया वो मॉर्टगेज. सो बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड सी सूज ए. तो यहाँ पर क्या हुआ है, बी इंसॉल्वेंट हो गया तो अब वो पे नहीं कर सकता और सी ने सू कर दिया किसको, ए को, फॉर रिकवरिंग द पेमेंट, क्योंकि उसने गारंटी दी थी. नाउ ए इज डिस्चार्ज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्नीचर दैट इज 2,000. अब यहाँ पर ऑल्दो सी ने वो गिव अप कर दी थी सिक्योरिटी, मॉर्टगेज को गिव अप कर दिया है, बट क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पर, ये कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म हुआ उस टाइम पर आपने वो एज सिक्योरिटी रखा था अपने पास, तो नाउ ए विल बी डिस्चार्ज्ड. अब उसको 2,000 का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा वैल्यू ऑफ फर्नीचर तक का, कि अब वो पे करने के लिए लायबल नहीं है, उसे बेनिफिट मिलेगा उस सिक्योरिटी का. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट राइट्स वी हैव. We have the right against co-sureties. So when there are more than one person giving a guarantee, they are called co-securities. एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा लोग जब श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, co-sureties. अब उनके आपस में क्या राइट्स हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं. So the first right we have, it says that the co-sureties are liable to contribute equally. It says when there are co-sureties for the same debt and the principal debtor commits the default, so unless they have agreed to a contract regarding their liabilities, they are liable to pay an equal share towards the debt. बेसिकली अगर कोई ऐसा डेट है, लोन है, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने साथ में श्योरिटी दी हुई है और जो हमारा डेटर है
वो डिफ़ॉल्ट कमिट कर देता है, बेसिकली पेमेंट नहीं करता है, तो अब को श्योरिटीज़ पिक्चर में आएंगे. नाउ दे आर लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली. अब उन्हें इक्वली उस लोन को पे करना है. इफ़ द लोन इज़ फॉर 9 लाख, तो 3 श्योरिटीज़ हैं हमारे पास, तो वो 3 लाख इंडिविजुअली उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर उनका ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग देयर लाइबिलिटी, ऑलरेडी उनका कोई फिक्स्ड रेशियो है जिसमें वो शेयर करने वाले हैं लाइबिलिटी को, तो उस अकॉर्डिंगली होगा. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो? इक्वली. ऑल राइट. नाउ द सेकेंड राइट वी हैव द राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी. इट सेज where one co-sureties has received a security from the principal debtor either at the time of entering into the contract or at the time of payment of the debt, all the co-sureties are entitled to share the benefits. अगर co-sureties में से किसी एक ने भी सिक्योरिटी रिसीव करी है डेटर से, तो चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ टाइम पर हो या जब वो पेमेंट कर रहे हैं डेट की, उस टाइम पर उन्हें कोई सिक्योरिटी मिली है डेटर की तरफ से, तो वो आपस में सारे को-श्योरिटीज़ इक्वली शेयर करेंगे उसके बेनिफिट्स. ऑल राइट. नाउ द लास्ट राइट वी हैव इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ अ श्योरिटी. अब अगर कोई श्योरिटी को रिलीज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वेयर देयर आर को श्योरिटीज एंड वन ऑफ देम इज रिलीज्ड बाय द क्रेडिटर, it doesn't mean release of the others, and also the surety released is not discharged from his liability towards the other sureties. Basically अगर किसी को श्योरिटी को रिलीज़ कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, किसके थ्रू? बाय द क्रेडिटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको भी हमने रिलीज़ कर दिया, वो सब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है. एंड जिस श्योरिटी को हमने रिलीज़ किया है वो अभी भी लाइबल है अपनी लाइबिलिटीज़ की तरफ टुवर्ड्स द अदर श्योरिटीज़. उनके थ्रू जो भी उसकी लाइबिलिटी होगी वो अभी भी है. All right, so these are the rights against the co-sureties. So now moving forward, I have also attached this table which shows the distinction between your contract of indemnity and your contract of guarantee. So do read this table. It shows the meaning of both the contracts or the number of parties involved, the purpose of the contract, objective क्या है इस contract का, and the number of contracts within this contract. तो आप इसको एक बार read करिएगा and do learn these differences. These are very very important as per your exams. So that's all for your lecture number 5, and I'll soon be back with another lecture for business law. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.